वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं सुनील दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। आप जिस मार्ग में हैं निश्चित रूप से वो एक संघर्ष भरा मार्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संघर्ष निश्चित रूप से आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। और शोले फिल्म का वो डायलॉग कि जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है और डर के आगे जीत है। ड्यू पियो या न पियो, लेकिन दिमाग में ये संकल्प जरूर रखो कि डर के आगे जीत है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेशन के भाग 5 पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं। और इसमें जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा होगी वो क्या है? हिमालय तंत्र पर आधारित प्रश्न संज्ञा। ध्यान में रखना है कि हिमालय तंत्र का विषय काफ़ी बड़ा है, इसलिए मात्र एक भाग में पूरा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको भाग 1 नाम दिया है। इसके बाद और भी कई 2 या 3 पार्ट्स मुझे देने पड़ेंगे, तब जाके हिमालय तंत्र पूरा होगा। हिमालय तंत्र के संदर्भ में मॉक करने से पहले हम लोग हिमालय तंत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी में पहले एक जनरल ब्रीफिंग कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मज़ा आएगा। तो बच्चों देख रहे हैं कि ये हिमालय का पूरा चित्र आपके सामने है। ये जो आप आकार देख रहे हैं चापाकार, ये पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित होकर के भारत का एक महान सुरक्षा गार्ड है। ये क्या है? यही है हिमालय। अब इस हिमालय तंत्र में कई शाखाएं हैं, समानांतर श्रेणियां हैं, उनको पहले समझते हैं। लेकिन उनसे समझने से पहले एक जनरल इसकी व्युत्पत्ति, इसकी ओरिजिन के संदर्भ में एक जनरल कॉन्सेप्ट उसको डेवलप कर लेते हैं। बच्चों, मैंने बताया था कि सबसे पहले एक बड़ा भूखंड था जिसे हमने क्या नाम दिया? पैंजिया। और उस पैंजिया पर एक छोटा सा हिस्सा अवस्थित था जिसे हमने कहा इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप। और ये भारतीय प्रायद्वीप टूट करके ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और यहाँ पर स्थित जो ये टेथिस सागर है इसके अवसादों से टकराया। दरअसल ये यूरेशियाई प्लेट, ये वाला जो हिस्सा है अंगारा लैंड का, यूरेशियाई प्लेट कहलाया। क्या कहलाया? यूरेशियाई प्लेट। इस यूरेशियाई प्लेट से जब ये टकराया तो टेथिस के अवसादों में वलन हो गया मतलब फोल्डिंग्स हो गई और उसके बाद हिमालय तंत्र का जन्म हुआ। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसके अवसादों से हुआ? टेथिस के अवसादों से। एक इसके कालखंड को लेकर के एक जनरल सी अवेयरनेस आपके दिमाग में होनी चाहिए। कालखंड को लेकर के कैसे? जैसे मैंने आपको जियोग्राफिकल टाइम स्केल में बताया था, प्री कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन और फिर पोस्ट कैम्ब्रियन के अलग अलग हिस्से थे। तो उसी में आप देखिए कि पोस्ट कैम्ब्रियन में जब हम जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें? प्राइमरी यानी पेलियोजोइक, फिर मेसोजोइक। देखिए पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सेनोजोइक। मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, सेनोजोइक कालखंड थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दरअसल सीनोजोइक कालखंड कई अन्य छोटे छोटे युगों में डिवाइड हो गया। तो ये सीनोजोइक को हम पहली चीज़ तो कहते हैं टर्शियरी। क्या कहते हैं? टर्शियरी कालखंड यानी तृतीयक कालखंड। तो हिमालय के लिए एक शब्द लगता है कि ये तृतीयक क्रम की पर्वत श्रेणी है। क्यों भाई? क्योंकि इसका तृतीयक कालखंड यानी सेनोजोइक में इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ। लेकिन सीनोजोइक के छोटे छोटे हिस्से हैं, आपको वहाँ पर नहीं जाना है, बस इतना दिमाग में रखना है कि टर्शियरी, तृतीयक या सीनोजोइक कालखंड में इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ। सीनोजोइक के जो छोटे छोटे कालखंड हैं, जैसे कि इसमें एक है पेलियोसीन। क्या है? पेलियोसीन। इसके बाद है इयोसीन। इसके बाद है ओलिगोसीन। फिर इसके बाद है मायोसीन। बस इतना ही आप समझ ले। इसके आगे 2 खंड और हैं, लेकिन रुक जाएं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि तृतीयक कल्प
यानी टर्शियरी कालखंड के सीनोजोइक, जिसको हम टर्शियरी भी बोलते हैं, इसके इन्हीं में पेलियोजोइक यानी पेलियोसीन से लेकर के मायोसीन के बीच में इसकी सभी श्रृंखलाओं का विकास हुआ। यानी सभी श्रृंखलाओं से क्या आशय है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ही श्रेणी में नहीं है, ये सतत समानांतर श्रेणियों में हिमालय का विकास हुआ है, सतत समानांतर श्रेणियों में। तो ये आपको कालखंड से एक छोटी सी जानकारी प्राप्त हो गई। अब इसकी श्रेणियों को थोड़ा सा जान लें, फिर इसी विषय पर आधारित मॉक करेंगे और मैं उसको आपको पूरा डिटेल कर दूंगा। देखिए, ये हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, इसे हम लोग ट्रांस हिमालय की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब हिमालय के पार, पार के पार, तो किसके पार? हिमालय के पार। इसका मतलब हिमालय शब्द कोई और चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर ये एक सतत श्रेणी आपको दिखाई गई है। ये अगर मैं इसको पर्वत के स्वरूप में ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर दूं तो मेरे प्यारे बच्चों, यही है आपका हिमालय, जो कि सतत रूप से विकसित है, सतत रूप से। देखिए, ये सतत श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। ये है आपका हिमालय, इसे ही हम नाम देते हैं ग्रेट हिमालय, इसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह के। तो ये दूसरी श्रेणी हो गई। पहली श्रेणी क्या हो गई? ट्रांस हिमालय। दूसरी श्रेणी क्या हो गई? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और तीसरी महत्वपूर्ण श्रेणी देखिए आप यहाँ पर, ये असतत है, सतत नहीं है, छोटे छोटे खंडों में है, तो इसे हम नाम देते हैं मध्य हिमालय। अगर मैं इसमें पर्वत जैसी आकृति बना दूं तो यही है हमारा क्या? मध्य हिमालय। इसे अनेक नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, लघु हिमालय इत्यादि के नाम से। इसके बाद नीचे एक श्रेणी आप देख रहे होंगे छोटे छोटे हिस्सों में, इसे हम बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलेंगे? शिवालिक। तो आप देखो कि हिमालय मुख्यतः ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की सतत श्रेणियों में विभाजित है। इतनी सामान्य बात हो गई। एक छोटी सी बात और डिफाइन कर देता हूँ। अगर मैं इस हिमालय को घुमा करके इसका दूसरा 3D एंगल अगर लूँ तो आप ऐसे देखो, ऐसे थोड़ी देर के लिए देखो, कुछ इसकी आकृति ऐसे बनेगी। यानी ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, फिर उससे कम ऊंची यहाँ पर हो गई पर्वत श्रृंखलाएं, फिर उसके बाद बिल्कुल पतली हो गई और फिर ये मैदानी भाग हो गया। अब देखिए, इस सब सर्वोच्च चोटी वाले क्षेत्र को अगर मैं कह दूं कि ये है हमारा ग्रेट हिमालय, ये क्या है? ग्रेट हिमालय। और ये क्या है? इसको हम ट्रांस हिमालय कह दें, तो इसके बीच में एक छोटा सा भाग आप देख रहे होंगे बच्चों, इस हिमालय को मैं कह देता हूं कि मध्य हिमालय, या इसे हम मिडिल हिमालय कहेंगे, और इसे हम क्या नाम देंगे? शिवालिक हिमालय। अब ध्यान से देखो कि इनके बीच में छोटा सा गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप, ये गैप, इन्हें हम संक्रमण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इन संक्रमण क्षेत्र के कुछ नाम हैं, जैसे इसे बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस सांगपो सचर, सांगपो की दरअसल टी से ITSZ के नाम से जानेंगे। ये हो गया। अब देखना है कि जो ग्रेट हिमालय है और मिडिल हिमालय है, इसके मध्य में क्या चीज़ है? इसके मध्य में बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्या है? इस क्षेत्र का नाम है, ये संक्रमणकालीन क्षेत्र का। अगर मैं बहुत बड़े में बना दूं तो देखिए, जैसे कि ये श्रेणियां विकसित हो रही हैं, तो इनके मध्य में जो गैप है, ये संक्रमण का अर्थ क्या है कि ये हिमालय इस हिमालय के रूप में जब परिवर्तित हो रहा है, तो इसके यानी इस श्रेणी का जब पहले इसका निर्माण हुआ, फिर जब इसका होगा तो बीच में कुछ हिस्सा छूट गया, इसे ही हम लोग जोन के नाम से जानते हैं। तो ये ITSZ पहला हो गया, फिर मध्य ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य क्या हो गया? MCT हो गया। अब ये मिडिल हिमालय और शिवालिक के मध्य जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये MBF के नाम से जाना जाएगा। और शिवालिक के बाद ये जो हमारा उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, यानी यहाँ से देख सकते हैं जैसे ये शिवालिक हुआ, अब ये उत्तर भारत का प्लेन है, ये पूरा प्लेन का एरिया है। तो इसके मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होगा उसे हम क्या नाम दे देंगे?
उसे हम नाम देंगे HFF, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट, HFF के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये ITSZ, MCT, MBF और HFF ये क्या हो गए, ये मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया। तो एक सामान्य जानकारी लेकर के अब हम लोग मॉक की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आइए देखते हैं। देखिए पहला सवाल बहुत ही, देखिए मेरा सिद्धांत क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लें कि MCQ करवाते हुए, MCQs प्लस लेक्चर, ये मेरा मोटिव है। MCQs के साथ साथ आपको समग्र लेक्चर उस विषय का दिया जाएगा। और अभी तक आपने देखा कि ज्योग्राफी में आपको हर चीज़ क्रमिक रूप से मिल रही है, सीक्वेंशियल मिल रही है। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे थोड़ा प्रमोट करेंगे तो आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे। और मुझे वो दंश पता है बच्चों की, जब आपका एग्ज़ाम आता है और आपका 10 नंबर चूक जाता है और आप कहाँ पहुँचते हैं, आप कहते हैं नहीं हमने तो 60 से 65 अटेम्प्ट कर लिए हैं क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा बचा है, बात रह गई थोड़ी, जीन लगाम घोड़ी। ऐसा नहीं है। तो ये जो 10 नंबर है इसमें जान लगानी पड़ती है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके ज्ञान का संवर्धन होगा और जिसके साथ आप इस यात्रा को पूरी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हिमालय डैश डैश का उदाहरण है। हिमालय किसका उदाहरण है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत और हार्ज पर्वत, ये एग्जाम्पल हुए। बच्चों पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि देखो हिमालय क्या है, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा है, वलित पर्वत का। लेकिन वलित पर्वत में भी कैसे, नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और जिसकी उत्पत्ति और विकास कब हुआ, टर्शियरी यानी सीनोजोइक, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है, इस कालखंड में इसका विकास हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है, वलित। लेकिन थोड़ा सा देख लें अवशिष्ट पर्वत क्या है। देखिए जो प्राचीन वलित पर्वत हैं, प्राचीन वलित पर्वत समय के साथ कट फट जाएंगे और छोटी छोटी श्रेणियों के रूप में विभक्त होंगे। किसी जमाने में बहुत ऊंचे शीर्ष इनके होते थे लेकिन आज नहीं है। हाँ ये पर्वत के आकार में, तो ये क्या है, रेजिडुअल माउंटेन के नाम से यही जाने जाते हैं। जैसे कि इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है भारत का अरावली श्रेणी जो कि राजस्थान में विस्तृत है। तो ये अवशिष्ट हो गया। हिमालय किसका एग्जाम्पल है, वलित पर्वत का। वलित में नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और बच्चों ध्यान रखना है कि भ्रंश पर्वत नहीं है, हार्ज पर्वत नहीं है। भ्रंश पर्वत को भ्रंशोद पर्वत के नाम से भी जानते हैं। दरअसल मामला क्या है, मैं थोड़ा सा बताने का इच्छुक हूँ, आप परेशान न हो, आपका धैर्य टूटे ना, ईश्वर करे, ताकि आप एक अच्छी जानकारी ले लें। देखिए भ्रंश को भ्रंशोद पर्वत भी कहते हैं, फाल्ट माउंटेन। दरअसल होता क्या है, जैसे ये कोई समतल भूखंड है, ठीक, इस भूखंड में कुछ इस तरह से दरारें पड़ गईं और दरारें पड़ने के बाद ये वाला हिस्सा नीचे सरक जाए और ये वाला हिस्सा नीचे सरक जाए, तो ये क्या होगा, ये बीच में उठा हुआ हिस्सा आपको दिखेगा, बीच में कुछ इस तरह से उठा हुआ शीर्ष दिखने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, भ्रंश पर्वत। अब इसी तरह से हार्ज पर्वत इसी के अपोजिट होता है। कैसे होता है कि ये दोनों स्थिर रहें क्षेत्र और ये वाला बीच का हिस्सा उठ जाए, आंतरिक शक्तियों के कारण, संवहनीय धाराओं के संचलन के कारण ये बीच का हिस्सा उठ जाए। तो जब बीच का हिस्सा उठ जाए तो ये भी पर्वतनुमा शीर्षनुमा दिखेगा, इसे हम क्या नाम देंगे, हार्ज पर्वत। लेकिन हिमालय बच्चों किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का। ध्यान रखना है कि कभी भी ये नहीं सोचना कि सर बहुत टाइम ले रहे हैं, इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है, MCQ के साथ इंडियन ज्योग्राफी को बेहतर ढंग से आपको पढ़ा देना, ताकि आप क्वेश्चंस भी निकालना सीख लें और कंटेंट की समझ भी विकसित कर लें। तो आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। ये क्या कह रहा है, हिमालय तंत्र बना है। अब आप इसका बहुत आसानी से जवाब दे देंगे। देखिए हिमालय तंत्र बना है, पहले इस स्लाइड से देख लें, इधर एक पिक्चर लगी है, दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया। व्हाट हैपेंड एट द अर्ली टाइम, हुआ क्या था, ये पेनिनसुलर इंडिया टूटा और टूट करके कहाँ गया, आगे प्रवाहित हुआ। और एक समय ऐसा आया, सॉरी ये
पेन चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर ये टकरा गया, और जब टकरा गया तो यहाँ के अवसादों में वलन हुआ और हिमालय तंत्र का निर्माण हो गया। तो ये किस क्षेत्र का अवसाद है बच्चों? ये क्या है? यही तो है टेथिस। ये कौन सा सागर है? टेथिस सागर। तो इसका मतलब इसका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? टेथिस के अवसादों से हिमालय तंत्र का जन्म हुआ है, ना कि पैंथलासा। पैंथलासा क्या है? ये जितना बड़ा विशाल सागर है, पैंजिया के अलावा ये पूरा भूखंड पैंजिया है, और ये क्या है? विशाल सागर पैंथलासा है। नहीं, इसकी कोई बात नहीं। लावा पठार के अवसादों से नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? टेथिस के अवसादों से हिमालय तंत्र बना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप स्किप नहीं करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कूट संरचना का सवाल है। देखें क्या है। कथन एक क्या कह रहा है? हिमालय का विस्तार पश्चिम में नामचा बारवा से लेकर पूर्व में नंगा पर्वत तक है। और ये बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझना, देखो नामचा बारवा शब्द बिल्कुल सही आया है और नंगा पर्वत भी बिल्कुल सही आया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया गया आपको। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक है, लेकिन शब्द यहाँ पर क्या लिखा है? पश्चिम में। और यहाँ पर क्या लिखा है? पूर्व में। अब जरा ध्यान से देखें बच्चों, इस मैप में देखें, पश्चिम का एरिया ये हो गया और पूर्व का एरिया क्या हो गया? ये हो गया। ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, क्योंकि मैप में हमारा डायरेक्शन कैसे होता है? ऐसे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब आप समझ लें क्या लिख रहा है? पश्चिम में नामचा बारवा। नहीं, ये हुआ ना पश्चिम। यहाँ पर तो ये नंगा पर्वत है। क्या है ये? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत पूर्व में नहीं है, पश्चिम में है। और नामचा बारवा बिल्कुल सही है कि नामचा बारवा की अब स्थिति ये है, लेकिन ये कहाँ पर है? ये तो पूर्व में है। तो इसका मतलब ये दोनों बातें ठीक हो जाती अगर दिशा सही लिखी जाती। दिशा के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो अगर ये चीज़ होता कि पूर्व में नामचा बारवा और पश्चिम में नंगा पर्वत तो सही होता, लेकिन अभी जो कुछ लिखा है इसके अकॉर्डिंग ये कथन हमारा गलत है। अब अगला कथन देख लेते हैं। तो एक बात यहाँ समझ लिए बच्चों कि हिमालय पर्वत का पश्चिम से के नंगा पर्वत से पूर्व के नामचा बारवा तक विस्तार है। ये आप अपने दिमाग में धारण कर लें। यानी ये नंगा पर्वत यहाँ पर है और नामचा बारवा यहाँ पर है। अब अगला सवाल देखते हैं। हिमालय कुल 4 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको दिखाया है, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये ग्रेट हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये लघु हिमालय का क्षेत्र हो गया, और ये क्या हो गया? शिवालिक का क्षेत्र हो गया। इसका मतलब ये बात सही है। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर देखें कि कथन 1 गलत और 2 सही। तो कथन 1 गलत और 2 सही, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? बी। आई थिंक आपको कंटेंट को डेवलप करने में भी मजा आ रहा होगा और ऐसे ही सीखें। आगे बढ़ें। हिमालय तंत्र मुख्यतः है क्या है भाई? चलिए देखते हैं। प्राथमिक कालखंड का, द्वितीयक कालखंड का, तृतीयक कालखंड का और चतुर्थक। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लें इन शब्दों को। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी। इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी। और इसका मतलब क्या है? टर्शियरी। क्या है? टर्शियरी। और इसका मतलब क्या है? क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। तो अभी तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हिमालय का जो मुख्यतः जन्म है वो कहां पर है? सीनोजोइक कालखंड के जो हिस्से थे, अभी आपको मैंने दिखाया था कि पैलियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, ये सब चीज़ें दिखाई थी। तो ये क्या चीज़ है? सीनोजोइक का हिस्सा है। यानी सीनोजोइक को हम क्या कहते हैं? टर्शियरी कहते हैं। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है? तृतीयक कालखंड में इसका विकास हुआ है। हिमालय तंत्र मुख्यतः तृतीयक कालखंड का है। सही जवाब ये होगा। अब आगे बढ़ें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखें। ये भी कूट संरचना का है। तो पहले कथन 1 पढ़ते हैं। क्या स्थिति है? हिमालय का आकार चापीय है जो कि पश्चिम से पूर्व लगभग 2500 किलोमीटर में विस्तृत है।
ठीक है, बिल्कुल। देखिए, चापी आकृति का मतलब क्या है, सीधे ऐसे नहीं है, ये कैसे है, ये आर्क लिए हुए है, तो इसलिए हम इसकी आकृति को चापी आकृति कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और ये वैल्यू भी लगभग सही है कि 2500 किलोमीटर लगभग यहाँ से यहाँ तक ये विस्तृत है, यानी पश्चिम से पूर्व इसकी का विस्तार, या पूर्व से पश्चिम भी कह सकते हैं, लगभग 2500 किलोमीटर का है। इसका मतलब इस आधार पर देखें तो ये कथन सही है। अच्छा, अब जरा कथन दूसरा देख लें, इसकी चौड़ाई पूर्व में अधिक है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों बच्चों, देखो यहाँ पर ये एरिया पश्चिम का हो गया। अब देखिए, पश्चिम में चौड़ाई स्वभावतः देखिए आपकी अधिक है। ये लगभग, अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो 400 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन पूर्वी हिमालय, जैसे जैसे आप पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे, इसकी सभी श्रेणियां आपस में संयुक्त होती नजर आएंगी, इसलिए इसकी चौड़ाई यहाँ पर कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ से तो गलत हो गया ना, इसकी चौड़ाई पूर्व में अधिक नहीं है, पश्चिम में अधिक है। इसका मतलब ये कथन गलत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। तो इस आधार पर अगर देखें तो कथन एक क्या हुआ, सही हुआ, और कथन दो गलत हुआ। तो कथन एक सही और कथन दो गलत। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। लेकिन मुझे आपको बताना है कि ऐसा क्यों है कि ये कम है। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना कुछ इस तरह से है, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए यूरेशियाई प्लेट से सबसे पहले ये वाला किनारा टकराया, और ये किनारा टकराने के बाद इसको एक आर्क मोशन मिल गया, एक चापीय गति मिल गई। और जब चापीय गति मिल गई तो इधर इसका प्रेशर, इस दिशा में इसका प्रेशर अधिक हो गया, इसलिए श्रेणियां अवसादों में जो वलन हुआ, तो इधर तो चौड़ी हैं लेकिन इस तरफ इन पर दबाव अधिक पड़ने की वजह से ये क्या हुए, आपस में संयुक्त हो गए। यही रीज़न है कि पूर्वी क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई कम है रेदर देन वेस्टर्न एरिया। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। अब आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। हिमालय की प्रमुख श्रेणियां उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। देखिए क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर क्या होता है, ऊपर से नीचे, यही तो हुआ, उत्तर से दक्षिण। पहले दिशा को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में जा करके सवाल को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं और सब गड़बड़ करके चले आते हैं। उत्तर से दक्षिण हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, तो देखिए, मैंने आपको पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, इस तरह से, और शिवालिक, ये क्रम है। तो ट्रांस हिमालय, यानी ये जो ट्रांस हिमालय है, ये जिन जिन श्रेणियों में विभक्त है वो कौन है, पहले उसको समझें। सबसे पहले है काराकोरम। क्या है, काराकोरम। फिर उसके बाद क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख श्रेणी। फिर उसके बाद क्या है, लद्दाख श्रेणी। फिर उसके बाद क्या है, जास्कर श्रेणी। फिर उसके बाद क्या है, कैलाश श्रेणी, कैलाश। तो ये तो विस्तार किसका है, ट्रांस हिमालय का है। लेकिन बच्चों, मैंने एक चीज़ बताया था कि जब ये लघु हिमालय छोटी छोटी श्रेणियों में विकसित है, तो लघु हिमालय की छोटी छोटी श्रेणियों में जो पहली श्रेणी आती है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल। फिर उसके बाद हम क्या नाम देंगे, धौलाधर। धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत की श्रेणियां। इस तरह से ये नेपाल में, महाभारत वाला नेपाल में चला जाएगा। ये क्रम है किसका, मध्य हिमालय का। तो इस आधार पर अब आप जरा लगाइए। तो सबसे ऊपर की श्रेणी क्या है, काराकोरम। उसके बाद क्या है, लद्दाख की श्रेणी। फिर उसके बाद क्या है, जास्कर की श्रेणी। और फिर यहाँ पर पीर पंजाल मिलेगा। तो इस आधार पर क्वेश्चन आपका कौन सा बनेगा, आंसर देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है। तो पहले है काराकोरम। तो काराकोरम कहाँ है, यही है। तो देखिए क्वेश्चन तो आपका यहीं से निकल आया। सबसे उत्तर में, उत्तर से दक्षिण पूछा है, सबसे उत्तर में कौन है, काराकोरम। तो आपका आंसर तो यहीं से निकल आया। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ लें। काराकोरम के बाद मैंने क्या बताया, ये लद्दाख है।
तो इसका मतलब लद्दाख हो गया। फिर क्या है, जास्कर है, ये श्रेणी क्या है आपकी, जास्कर है। फिर इसके बाद क्या है, पीर पंजाल है, ये आपका पीर पंजाल है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है, सी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए मैंने इसे स्टार कर दिया, तो भूलेंगे नहीं। किस तरह से हिमालय की श्रेणियां विकसित हैं, ऊपर काराकोरम, यानी ये ट्रांस हिमालय की ये श्रेणियां हो गई। फिर इसके बाद मैंने आपको ये मिडिल हिमालय का डिवीज़न आपको बता दिया, और ग्रेट हिमालय सतत रूप से विकसित है। तो इस तरह से सवाल आते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करें। कथन एक क्या कह रहा है बच्चों, चलो देखो, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर ये जूम हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चीज़ों को समझ लें आप। ये है आपकी कौन सी नदी, सिंधु नदी, और इधर इसकी कौन सी श्रेणी है, ये है आपका, ये लद्दाख की श्रेणी है, और इधर इसका क्या है, जास्कर की श्रेणी है। तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और फिर ये ऐसे जा कर के टर्न कर जाती है, पाकिस्तान में इंटर कर जाएगी। तो इसका मतलब ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, ये है सिंधु नदी, इधर लद्दाख श्रेणी, और इधर क्या है, जास्कर श्रेणी। ये बात सही है, एकदम सही है। अच्छा, अब अगले कथन की ओर आगे बढ़ें। हिमालय नामचा बारवा के समीप अक्ष संघीय वलन, इस शब्द का मतलब समझ लें, इसका मतलब होता है सेंटेक्टिकल बेंड। ये सेंटेक्टिकल बेंड यानी किसी चीज़ में ऐसे झुकाव हो जाना, ये बेंड के सहारे मुड़कर पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से विस्तृत है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। नामचा बारवा, नामचा बारवा कहाँ है बच्चों, ये है एरिया नामचा बारवा का। तो यहाँ पर हिमालय तंत्र मुड़ता है, और मुड़ने के बाद ये श्रेणियाँ पूर्वांचल की श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं, जो कि अराकान योमा पर्वत के रूप में विस्तृत हैं, और ये माना जाता है कि इनका ही विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, नीचे नीचे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अक्ष संघीय वलन नामचा बारवा के पास हिमालय लेता है पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका मतलब यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। और ये बात आपको दिमाग में धारण करनी है कि ये नामचा बारवा के पास संघीय वलन के बाद जो मुड़ने के बाद ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इसे हम क्या नाम देते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक, कई बार बच्चे यहाँ पर असम हिमालय के तहत डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, इन पहाड़ियों को पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। पूर्वांचल पहाड़ियाँ ये हैं, नागा पहाड़ी, मणिपुरी और मिजो पहाड़ी, इनका विस्तार है, ये क्या कहलाती हैं, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो ये भी बात सही है। इसका मतलब दोनों कथन सही हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, सी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। हिमालय तंत्र की सर्वोच्च चोटियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च चोटियां मतलब ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इस तरह से ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना, ये दरअसल पाई कहाँ जा रही हैं बच्चों, ये आपको पता है, ये पाई जाती हैं ग्रेट हिमालय में। ये ध्यान रखना है कि ग्रेट हिमालय की ही, क्योंकि देखिए ग्रेट हिमालय का विस्तार काफ़ी लंबा है, ऐसे चापी आकार में है। तो कुछ हिस्सा इसका भारत में है, कुछ हिस्सा इसका नेपाल में है, कुछ हिस्सा इसका चाइना में है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो है श्रेणियाँ सतत रूप से ये मतलब ये जो हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से संबोधित श्रेणी है, इसमें ऊंची ऊंची श्रेणियां हैं। जब माउंट एवरेस्ट जो सर्वोच्च चोटी है वो इसी का हिस्सा है। सिक्किम वाले क्षेत्र में कंचनजंगा आ जाएगी, फिर उत्तराखंड में, फिर उसके बाद हिमाचल में बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो इसका मतलब इसका सीधा सा आंसर ये है कि ग्रेट हिमालय में हिमालय तंत्र की सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं। अब आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, हिमालय का ढाल किस तरफ मंद है।
हिमालय का ढाल किस तरफ मंद है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल क्या पूछा है, किस तरफ मंद है? तो देखिए, जैसे ये हिमालय है, अगर मैं भारत का शीर्ष क्षेत्र बना दूं तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ये हिमालय का जो क्षेत्र है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत इसमें टक्कर किधर से मार रहा है, किस दिशा से मार रहा है? इस दिशा से। तो बिल्कुल पक्का है कि इस साइड के जो अवसाद होंगे उनमें वलन अधिक होगा और इस तरफ से ढाल इसका तीव्र होगा, यानी खड़े कगार होंगे। किंतु इधर क्या होगा, मंद ढाल होगा, इस तरफ मंद ढाल होगा। तो उत्तर दिशा की ओर क्या होंगे, मंद ढाल की अवस्थिति बनती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए। यानी इस सवाल का हिमालय का ढाल किस तरफ मंद है, मंद पर फोकस किया है, तो इसका सही जवाब है उत्तर, यानी ए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। तो आइए हम लोग इसका सही उत्तर का चुनाव कर लेते हैं। कथन एक क्या कह रहा है? कथन एक कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। बिल्कुल सही बात है, हिमालय की ये सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? कथन दो कह रहा है K2 भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर थोड़ा सा संदेह है, आप रुकिए। K2 को क्या बोलते हैं पहले समझ ले। K2 को हम लोग गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। गाडविन ऑस्टिन इसका नाम भी है। ये K2 कहाँ पर है? ये K2 यहाँ है, यानी ये K2 कश्मीर के क्षेत्र में है, ठीक। लेकिन ये K2 क्या हिमालय का हिस्सा है? नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का है। और क्या कह रहा है कि भारतीय हिमालय, तो ये भारतीय हिमालय के क्षेत्र में बच्चों देखना है कि सिक्किम का, ये जो सिक्किम में एक चोटी है कंचनजंगा, ये सर्वोच्च चोटी है। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है, वो दरअसल कहाँ पर है? नेपाल पर है। तो इसका मतलब जो सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है वो भारत में तो है ही नहीं। तो भारतीय हिमालय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कंचनजंगा सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, ना कि K2। अच्छा, ये समझ लें कि अगर एक शब्द यहाँ पर आ जाता कि भारत की सर्वोच्च चोटी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर दूं, भारत की सर्वोच्च चोटी, तो ऐसी स्थिति में आपको K2 को मारना है। क्यों? क्योंकि ये भारत की पूछा है, ना कि हिमालय या गैर हिमालय, कुछ भी नहीं पूछा। तो निश्चित है कि K2 यानी गाडविन ऑस्टिन सर्वोच्च चोटी है, लेकिन भारतीय हिमालय की नहीं है। इसका मतलब यह कथन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इस आधार पर देखें कि कथन एक तो सही है, किंतु कथन दो गलत है। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है। इस आधार पर इसका सही जवाब क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? ए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाएं, एक सूची है, इस सूची को इस सूची से हमें मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अभी तक आप पढ़ते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस सूची को आप कर लेंगे। पीर पंजाल की अवस्थिति कहाँ पर है? पीर पंजाल की अवस्थिति, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भारत का शीर्ष भाग डिफाइन कर दूं तो पीर पंजाल की अवस्थिति कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इसको मिला दीजिए। धौलाधर, तो धौलाधर की अवस्थिति कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा, ये पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये सब की सब आप ध्यान रखिएगा कि लघु हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं? लघु हिमालय के। तो नाग टिब्बा की स्थिति कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और महाभारत श्रेणी की अवस्थिति कहाँ है? नेपाल में है। तो ये इसका सही जवाब, यानी ए का 2। तो ए का 2 देखते हैं कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसके अलावा कहीं नहीं है, तो आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। और बी का पहला है तो बी का पहला भी मिल गया। सी का 4th है तो सी का 4th भी मिल गया। डी का 3rd है, डी का 3rd मिल गया। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या है? सी। तो ध्यान में रखना है बच्चों, पीर पंजाल की अवस्थिति जम्मू कश्मीर में, धौलाधर की अवस्थिति हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा की अवस्थिति उत्तराखंड में,
और महाभारत की नेपाल में। और मैंने आपको क्या बताया, इसकी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये लघु हिमालय के डिवीजन्स हैं। जैसे लघु हिमालय क्या है, असतत श्रेणियों में विकसित है, तो इसलिए इसका नामकरण भी होना चाहिए। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है कि ये क्या हो गया, धौलाधर, ये क्या हो, सॉरी, पीर पंजाल, ये क्या हो गया, धौलाधर, ये क्या हो गया, नागटिब्बा, और नेपाल में जिसका विस्तार है वो क्या हो गई, महाभारत श्रेणी। तो ये इसका सही जवाब क्या मिल गया, सी। अब आगे बढ़ें। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी डैश 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 की पहाड़ियाँ हैं। अब किसकी पहाड़ियाँ हैं जरा देखें, ऑप्शन क्या कह रहा है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ, पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियाँ, नेपाल हिमालय की पहाड़ियाँ। अब बच्चों अपने दिमाग में रखना है, पश्चिमी हिमालय का मतलब ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में अगर ये होता तो पश्चिमी हिमालय होता। नेपाल हिमालय का मतलब ये है कि नेपाल के इस क्षेत्र में अगर होता तो नेपाल हिमालय माना जाता। अच्छा, पूर्वांचल की पहाड़ियों को लेकर के अभी मैंने आपको बताया है कि नामचा बारवा के पास सेंटेक्टिकल बेंड लेते हुए हिमालय का दक्षिण पश्चिम में जो विस्तार होता है ये कहलाती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो क्या डफला, मिरी, अबोर, मिसमी की अवस्थिति यहाँ पर है, पहले तो ये जानना है। नहीं है तो दरअसल है कहाँ, ये है डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, जो कि कमला, केमांग और सुवनसिरी जैसी नदियों से विखंडित है, इस श्रेणी को काट दी है इन नदियों ने। तो ये दरअसल है कहाँ पर, ये हिमालय के पूर्वी हिस्से में है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, पूर्वी हिमालय, ना कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हिमालय की रचना समानांतर रूप से हुई है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे प्राचीन है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कहा है, शिवालिक, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय। तो अब बच्चों समझो कि हिमालय की अवस्थिति को अगर हम ऐसे समझें तो ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर है, मिडिल हिमालय उसके नीचे है, शिवालिक उसके नीचे है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल श्योर हुआ ना कि ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति सबसे पहले हुई होगी। और यही तो पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन कौन है, तो सबसे प्राचीन माना जाएगा बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। बहुत अच्छा सवाल था। अब आगे वाले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हिमालय का पर्वत पादीय हिस्सा कहलाता है। देखिए, पर्वत पादीय का मतलब समझ लें, जैसे कि ये पर्वतों की श्रेणियां हैं, तो इनका जो ये निचला हिस्सा हुआ क्रमिक रूप से, ये क्या कहलाता है। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है, ट्रांस, शिवालिक, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय। क्या कह रहा है कि जैसे ऊपर सबसे पहले क्या है, ग्रेट हिमालय, फिर इसके बाद क्या है, मिडिल हिमालय, और सबसे नीचे क्या है, हिमालय के सबसे नीचे क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों से भरा हुआ शिवालिक है। क्या है ये, शिवालिक, शिवालिक पर्वतमाला। तो इसका मतलब हिमालय का जो पर्वत पादीय क्षेत्र है यानी सबसे निचला हिस्सा है वो कौन सा होगा, शिवालिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, शिवालिक। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हिमालय निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो देखिए, ऑप्शन में क्या है, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन लगाना तो ऑप्शन के डोमेन में जाना, इस डोमेन से बाहर नहीं जाना। मान लो आपका बहुत ज्ञान है और आप क्या कर रहे हैं, दूसरे डोमेन में चले गए, नहीं, पहले आप इस डोमेन को देख के आपको जवाब देना है। तो सिक्किम की अवस्थिति बच्चों कहाँ है, यहाँ पर है। तो सिक्किम की अवस्थिति में तो हिमालय गुजरता ही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उत्तराखंड की अवस्थिति कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ तो मैंने अभी आपको नागटिब्बा की पहाड़ियाँ और कुमायूं गढ़वाल की पहाड़ियाँ सब बताया, तो इसका मतलब ये भी तो यहाँ से भी गुजरेंगी। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश शिवालिक के नीचे चला गया, भांभर और तराई के नीचे चला गया, यहाँ से तो हिमालय श्रेणियाँ गुजरती ही नहीं हैं। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश तो पूरा भरा ही है।
हिमालय की श्रेणियों से, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो यानी इस सवाल का किस राज्य से नहीं ये फोकस करना है, नहीं गुजरता है, तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो बच्चों आई थिंक कि आज की सभी स्लाइड्स पूरी हो गई। तो आज इसी क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।